हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नए व्यूवर्स हैं, चैनल पे पहली बार हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी गत, टुकड़ा, मोहरा और मुखड़े से प्रश्न। आज हम आपको पहले गत बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, गत किसे कहते हैं। गत आपकी किसे कहते हैं। तो यह कायदा, पेशकार, टुकड़ा, परन आदि से अलग एक विशेष प्रकार की बंदिश होती है, ठीक है। अगर आपकी क्वेश्चन लिखने को आ जाए डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको आ जाए प्रश्न कि गत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह कायदा, पेशकार, टुकड़ा, परन आदि से अलग एक विशेष प्रकार की बंदिश होती है जिसे गत कहते हैं। और अगर आपको वन लाइनर फॉर्म में आ जाए कि गत किसे कहते हैं और उसमें लिखा हो ऑप्शंस, विशेष प्रकार की बंदिश है या इसमें पलटे किए जाते हैं, ये किसके समान है, तो आप इसमें लिखेंगे ये विशेष प्रकार की बंदिश होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें तिहे होते हैं, मतलब तिहाई होती है गत में। तो आपका आंसर होता है यह अधिकतर तिहे रहित होती है। यह इसका प्रचलन तो आपको अधिकतर जितनी भी गतें मिलेंगी वो तिहाई सहित नहीं मिलेंगी, लेकिन आधुनिक युग में इसका विस्तार हो गया है। तो अब जो गतें बनती हैं उनमें तिहाई का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ गतें आपको तिहाई सहित देखने को मिल जाएंगी और कुछ गतें आपको तिहाई रहित देखने को मिलेंगी। जो आपको तिहाई रहित गतों का रूप देखने को मिलता है वो आपका प्राचीन काल का रूप होता है और आधुनिक युग का रूप जो है वो आपका तिहाई युक्त का देखने को मिलता है। तो आपको दोनों ही तरह की गतें देखने को मिल जाती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें कैसे बोल होते हैं। जो आपकी गत होती है तो इसमें कैसे बोल होते हैं। तो गत जो है बाज के समान कोमल बोलों की रचना होती है, ठीक है। जो इसमें गत में जो बोल होते हैं उसमें कोमल बोलों का प्रयोग किया जाता है। गतों में पलटे होते हैं, तो गतों में आपके पेशकार और कायदे के समान पलटे नहीं होते हैं, एक छोटा सा ये रूप होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसकी लय कैसी होती है। जो आपकी गत होती है तो इसकी लय कैसी होती है। तो ये एक ही बंदिश को, हम जब इसकी एक ही बंदिश को लेते हैं तो हम उसको दुगुन को चौगुन में आदि लय में बजाकर समाप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम गत को ठेके की लय में बजाएं। गायक की जो गायकी होती है उसमें हम संगत करते हैं, तो उसकी लय को देख करके अगर गायक की गायकी की लय दुगुन की लय में है तो हम गत को दुगुन की लय में बजाएंगे। उसकी लय अगर चौगुन की लय में जा रही है तो हम उसको चौगुन की लय में बजाएंगे। तो इसकी लय जो है गायक के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गत को सामान्य या साधारण अर्थ क्या है। गत का जो सामान्य उसका साधारण अर्थ होता है वो क्या है। तो लय की गत को दिखलाने वाले, लय की गत को दिखलाने वाले बोल समूह को गत कहते हैं। अगर आपका ऑप्शंस आ जाए कि गत को सामान्य या साधारण अर्थ में क्या कहते हैं और उसमें लिखा हो लय की गत को दिखलाने के लिए बोलों का समूह का एक समूह होता है उसे गत कहते हैं, या असमान समूह का गत होता है, तो आप उसमें लगाएंगे लय की गत को दिखलाने वाले को गत कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें लय व आवृत्तियों को कोई प्रतिबंध नहीं होता है।
इसकी जो लय होती है और इसकी जो आवृत्तियाँ होती हैं उसमें कोई प्रतिबंध होता है या नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा जी नहीं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। हम इसकी लय को दुगुन की लय में बजा सकते हैं, चौगुन में भी बजा सकते हैं, अठगुन में भी ले जा सकते हैं। और इसकी जो आवृत्तियाँ होती हैं इसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता है। ये आपकी एक आवर्तन की भी हो सकती है, 2 आवर्तन की भी हो सकती है, 3 आवर्तन, 4 आवर्तन की भी हो सकती है। फिर आपका आता है इसका वादन कैसा प्रयोग होता है। इसका जो हम प्रयोग करते हैं गत का, वो हम कैसे वादन में प्रयोग करते हैं? तो गत का प्रयोग हम स्वतंत्र वादन में करते हैं। जैसे कि आपके 3 ताल, झपताल, आड़ा, चार ताल, इनमें विस्तार होता है, तो हम ये ही स्वतंत्र वादन में हम गत का प्रयोग करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गत को किस घराने में विशेष महत्व दिया गया है। गत को किस घराने में हम विशेष महत्व दिया गया है? तो पूरब बाज के फर्रुखाबाद घराने की शैली में। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि गत को किस घराने में विशेष महत्व दिया गया है। फिर आपका होगा पूरब बाज के फर्रुखाबाद घराने में गत का विशेष महत्व होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गतें कितने प्रकार की होती हैं। गतें आपकी कितने प्रकार की होती हैं? तो गतें आपकी मुख्यतः 5 से 6 प्रकार की गतें देखने को हमें मिलती हैं। अगर ऑप्शंस में आ जाए आपकी 5 प्रकार की हैं या 6 प्रकार की हैं तो आप 5 प्रकार लगाइए। वैसे तो दोनों ऑप्शन से एक साथ देगा नहीं, और अगर देता है तो आप 5 लगाएंगे, क्योंकि उसका जो छठा प्रकार होता है वो गत कायदा होता है। वो गत कायदा होता है, वो गत का प्रकार नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? 5 प्रकार ही लगाएंगे। फिर वो पूछते हैं इसमें गत कौन कौन से होती हैं, मतलब इसके नाम क्या हैं। तो आपकी पहली होती है तिहाईदार गत। ठीक है, आपके ऑप्शंस में दे दे गत का क्या नाम है, वो लिख दे तिहाईदार गत, परंदार गत। तो आप तिहाईदार गत पे टिक करेंगे। फिर आपका होता है सेकंड आती हैगी चक्करदार गत। चक्करदार गत में क्या होता है, जो हम एक ही बोल देते हैं उसको बार बार घुमा करके हम वही बोलों को बजाते हैं, तो जो हमारा चक्करदार गत हो जाता है। फिर आपका आता है मझेदार गत। फिर आपकी चौथी आती है कमाली गत। कमाली गत में भी बोलों के समूह को एक विशेष बंदिश में बांधकर बजाया जाता है। फिर आपकी 5वीं आती है दो मुही गत। दो मुही गत क्या होती है, जैसे आपका एक स्थान से शुरू होकर के दूसरे स्थान तक जो जाती है उसको हम दो मुखी गत कहते हैं। और छठी आपकी वो होती है गत कायदा। ठीक है, गत कायदा क्या होता है, इसका विस्तार थोड़ा सा कायदे के समान होता है। वैसे तो आपकी इसके आवर्तन 4 आवर्तन की हो गई, 2 आवर्तन की हो गई, लेकिन कुछ जो हैं तबला वादक या गायक वादक, उन्होंने गत कायदा में कायदे के बोलों को गत में प्रयोग करके उसका थोड़ा सा विस्तार बढ़ा दिया है, तो उसको गत कायदा नाम दिया गया है। ये तो हो गए आपके गत से प्रश्न। अब आते हैं आपके टुकड़े से प्रश्न। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है टुकड़ा किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। ठीक है, पैराग्राफ में लिखेंगे कि टुकड़ा किसे कहते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बोलती हूँ उसको आप नोट कर करें, अपनी एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको एक नोटबुक में लिखते चला कीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। एग्ज़ाम टाइम में जल्दी से आप इसको देख करके रिवीजन कर लिया करें। पहला आता है इसमें टुकड़ा किसे कहते हैं। टुकड़ा उस रचना को कहते हैं
जब किसी वस्तु या बोलों के समूह के एक भाग को या हिस्से को ले लिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम टुकड़ा कहते हैं। और तालवादों में बोल के समान एक टुकड़ा है, उसको टुकड़ा बोला जाता है। दोबारा समझिए इसकी परिभाषा। जैसे कि हमने किसी टुकड़ा है, उस रचना को हमें करनी है, तो हमारी कोई किसी वस्तु है, ठीक है, हमारी कोई बड़ी वस्तु हो गई, हमने उसका एक छोटा सा भाग ले लिया, तो हम उसको टुकड़ा बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कपड़ा हो गया, कपड़े को आपने उसको काट लिया, तो क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। ऐसे आपका ताल का होता है, ताल पूरी ताल जो होती हैगी, तो आपने उसका एक छोटा सा भाग ले लिया और उसी को विस्तार कर दिया आपने, तो वो आपका टुकड़ा कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपकी 16 मात्रा की ताल में आपने 4 मात्रा उठा ली उसकी, और उसी 4 मात्रा को आपने 16 मात्रा में 3 बार 4 बार उसको बजा करके उसके बोलों में परिवर्तन करके आपने विस्तार कर दिया, तो आपका टुकड़ा ही हो गया वो, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टुकड़ा कितने आवर्तन का होता है। टुकड़ा जो है आपका कितने आवर्तन का होता है। तो व्यवहार में टुकड़ा सामान्यतः 1 आवर्तन से अधिक और 4 आवर्तन से कम का होता है, ठीक है। टुकड़ा कितने आवर्तन का होता है, और ऑप्शंस में लिख दे 1 आवर्तन से अधिक और 4 आवर्तन से कम, 2 आवर्तन से अधिक और 4 आवर्तन से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे उसमें 1 आवर्तन से अधिक और 4 आवर्तन से कम का होता है। टुकड़ा आपके 4 आवर्तन से अधिक का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी टुकड़े का रूप ही चेंज हो जाएगा, तो परन में चला जाएगा, ठीक है। विशेषकर तो आपको 2 ही आवर्तन का टुकड़ा देखने को मिलेगा, या 1 आवर्तन का टुकड़ा देखने को मिलेगा। 16 मात्रा का तो 16 मात्रा ही देखने को मिलेंगी, उसको 32 कर लोगे, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं कर सकते उसको, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टुकड़ा आपका तिहाई सहित होता है या तिहाई रहित होता है। तो टुकड़ा आपका हमेशा तिहाई युक्त होता है, मतलब उसमें तिहाई होती है। लेकिन अब जो टुकड़े हैं वो कुछ तिहाई रहित भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी दमदार तिहाई में प्रत्येक धा के बाद रुका जाता था, ऐसी टुकड़े में होता है। टुकड़े में भी जो धा आता है उस पर थोड़ा सा विश्राम लिया जाता है, तो उसको तिहाई युक्त टुकड़ा कहते हैं, ठीक है। इसमें ही बोलों के समूह को 3 बार बजाया जाता है, तो वो आपकी तिहाई के समान ही टुकड़ा कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम 16 मात्रा की ताल में से कुछ हमने 4 बोलों को ले लिया और उसको विस्तारित रूप कर दिया, तो वो हमारा 16 मात्रा में आ जाएगा। उसी को बोलों को हमने उलट पुलट कर बजा दिया, तो हमारा वो क्या हो गया, टुकड़े का रूप हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है टुकड़े का अर्थ दूसरे शब्दों में क्या है। एक तो आपका हो गया ऊपर जो छोटे हिस्से को ले लेते हैं तो उसे टुकड़ा कहते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा अर्थ क्या है वो आप सुनिए। टुकड़ा उस रचना का रूप है जो ना तो परन के समान बड़ा होता है और जोरदार हो, और ना ही उसमें कायदे के समान पलटे हो सकते हैं, ठीक है। टुकड़ा का जो दूसरा अर्थ है वो ये है आपका कि टुकड़ा जो है ना तो परन के समान, ना जोरदार हो, ना उसमें कायदे के समान पलटे हो, तो वो आपका टुकड़ा कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है टुकड़े का प्रयोग किसमें होता है। टुकड़े का प्रयोग किसमें होता है। तो इसका प्रयोग संगत करने के लिए और स्वतंत्र वादन में किया जाता है। टुकड़े का प्रयोग हम किस में करते हैं। टुकड़े का प्रयोग हम संगत करने के लिए और स्वतंत्र वादन में करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तबले में टुकड़ा गायन व सितार के किसके समान है।
जो आपका तबले में जो टुकड़ा है वो आपके गायन के किस और सितार के किस ऐसे शब्द के साथ मिलता है जो हमारे टुकड़े की व्याख्या कर सकता है, मेल खाता है। तो आपका अगर सितार के तोड़े जो होते हैं वो टुकड़े के समान होते हैं, और गायन की तानों के वो भी टुकड़े की समान ही होती है। जैसे गायन में वो तानों में से कोई एक तान ले लेता है और उसी का प्रचार करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, टुकड़े का रूप हो गया। ऐसे तोड़े का हो गया, सितार में जो तोड़े बजते हैं तो उसमें भी छोटा सा रूप लेकर के उसी को बजाया या गाया जाता है, तो वो भी आपका टुकड़ा हो गया। फिर आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, टुकड़े में किस प्रकार के बोल आते हैं। टुकड़े में किस प्रकार के बोल आते हैं, तो उसमें मुखड़ा, मोहरा, तिहाई आदि सभी प्रकार के बोल टुकड़े के अंतर्गत आते हैं। जो बोल हम मुखड़े में प्रयोग कर सकते हैं, मोहरा में प्रयोग कर सकते हैं और तिहाई में प्रयोग करते हैं, वही इसमें भी हम प्रयोग टुकड़े में कर सकते हैं। इनका रूप, इन चारों का रूप जो है मेल खाता है। ये चारों ही छोटे होते हैं, तिहाई भी आपकी छोटी होती है, मुखड़ा भी, मोहरा भी और आपका ये टुकड़ा भी इतना ही होगा, एक आवर्तन का ही या 2 आवर्तन का ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। इनमें ये विशेषता होती है इन चारों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, टुकड़े का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमने 2 परिभाषाओं के रूप में ऊपर देख लिया टुकड़ा। एक तो हमने किसी वस्तु का एक छोटा भाग ले लिया, उसको कह दिया। दूसरे शब्द में हमने उसको कह दिया कि परन और जोरदार ना हो, ठीक है, और कायदे के समान पलटे ना हो, तो उसे हम टुकड़ा कहेंगे। अब इसका अगला होता हैगा कि टुकड़े का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपका टुकड़े का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह कितनी भी मात्रा का हो सकता है, ठीक है, पहला तो ये। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है खंड। जैसे मान लीजिए हमने विभाग कहते हैं हम उसको, 4-4 विभाग में जो हम बांटते हैं, 4-4 मात्रा को एक एक विभाग में हम बांटते हैं, तो उसको हम विभाग कहते हैं, खंड भी कहते हैं। ऐसा ही इसका भी होता है। जब हम किसी में ताल में से कोई भी बोल को उठा लेते हैं तो हम उसको खंड कहते हैं। टुकड़े को हम, इसका दूसरा नाम क्या है, खंड होता है। इसको हम किसी भी मात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं। टुकड़े को चाहे खाली भी हो सकता है आपका, चाहे वो भरा भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन आ जाए कि टुकड़े का दूसरा नाम क्या है, तो आप उसका खंड नाम लगाएंगे कि टुकड़े का दूसरा नाम क्या है, या तो खंड है, या हिस्सा होता है, या किसी विशेष वस्तु का लिया गया एक छोटा सा भाग होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, यह ताल की किस मात्रा से प्रारंभ होता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, यह ताल की किसी भी मात्रा से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें थाली का ध्यान रखा जाता है या नहीं। तो इसमें ताल के स्वरूप या ताली खाली का ध्यान नहीं रखा जाता है। हम इसके कोई सी भी बोल ले सकते हैं, चाहे हम इसके भरी के बोल ले लें, चाहे हम इसके ताली के बोल ले लें। हमें ताली खाली का ध्यान बस ताल की रचना करते समय रखते हैं। टुकड़ा करते समय हमें ताली खाली की रचना ध्यान में नहीं रखी जा सकती है, जरूरी नहीं हम रखें उसको ध्यान में। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसकी लयकारी कैसी होती है। इसकी लयकारी कैसी होती है। तो इसकी रचना विभिन्न प्रकार की लयकारी में आ सकती है, जैसे दुगुन की या चौगुन की लयकारी में आप इसको बजा सकते हैं। टुकड़े की लयकारी कैसी होती है, और टुकड़े की लयकारी आपकी दुगुन की, चौगुन की या आठगुन की हो सकती है। टुकड़े का विस्तार नहीं किया जाता है। आपका क्वेश्चन आ जाए कि टुकड़े का विस्तार कर सकते हैं हम, तो आपका आएगा जी नहीं, टुकड़े का विस्तार नहीं होता है। टुकड़े का विस्तार हम नहीं कर सकते हैं। अब आपकी अगली आती है परिभाषा मुखड़ा और मोहरा।
मुखड़ा और मोहरा में इसके मिश्रित प्रश्न है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मोहरा और मुखड़ा का समूह कैसा होता है? मुखड़ा और मोहरा का समूह कैसा होता है? तो एक छोटा सा तीहेदार या बिना तीहे का टुकड़ा होता है जो सम पर आने से पहले बजाया जाता है। ठीक है, ये भी टुकड़े के समान ही एक छोटा सा रूप होता है और ये भी तिहाई सहित या बिना तिहाई की हो सकता है। तो आपका ऑप्शन आ जाए मुखड़ा और मोहरा कैसा होता है? तिहाई रहित होता है या तिहाई सहित होता है या दोनों होता है? तो आप लगाएंगे दोनों होता है, तिहाई सहित भी होता है और तिहाई रहित भी होता है। इसको कब बजाते हैं? तो इसको सम पर आने से पहले गायक या वादक बजाते हैं। और इसके बोल कैसे होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुखड़ा मोहरा के बोल कैसे होते हैं? तो इसके बोल जोरदार मुलायम बोलों के समूह का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसके बोल कैसे होते हैं? तो इसके बोल जोरदार मुलायम बोलों का एक छोटा समूह या टुकड़ा होता है जिसे मोहरा मुखड़ा कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ये कैसा शब्द है? मुखड़ा और मोहरा कैसा शब्द है जिसका प्रयोग किस बाद में होता है? तो मुखड़ा और मोहरा दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, इन दोनों में एक ही समानताएं पाई जाती हैं। 19-20 का ही अंतर होगा इनमें, नहीं तो एक ही समानता है। और मुखड़ा गायन की है और मोहरा वादन की शैली में होता है। मुखड़ा किस में प्रयोग होता है? मुखड़ा गायन में प्रयोग होता है और मोहरा आपका गायन में प्रयोग होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मुखड़े का अर्थ क्या है? मुखड़े का अर्थ क्या है? तो गायन में स्थाई के उस छोटे व प्रभावशाली भाग को कहते हैं जिसे गायक सम से मिलने के पूर्व हर बार गाता है। ठीक है, गायक जो है अपना गायन प्रस्तुत करते समय सम पर आने से पहले जिस मुखड़े को गाता है उसको हम मुखड़ा कहते हैं। ये प्रयोग गायन में होता है। और वादन में क्या होता है? जैसे ये तो गायन की परिभाषा हो गई, अब आ गई आपकी वादन में परिभाषा। तो वादन में क्या होता है? मोहरा या मुखड़ा ताल वादक सम पर आने से पहले जो टुकड़े का प्रयोग करता है मोहरे के रूप में उसको मोहरा या मुखड़ा कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बनता है मोहरा का अर्थ क्या है? तो तबला वादक संगत करते समय कुछ थोड़े व प्रभावशाली बोलों को बजाकर सम से आकर मिलता है, उसे मोहरा कहते हैं। दोबारा सुनिए, मोहरे का अर्थ क्या है? तो तबला वादक संगत करते समय कुछ थोड़े से प्रभावशाली बोलों को बजाकर सम से जब आकर के मिलता है तो उसको मोहरा कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है मोहरा किस बात पर बजाया जाता है व कितने आवर्तन का होता है? तो मोहरा आपका तबला व पखावज की एक बंदिश होती है। ठीक है, मोहरा आपकी एक तबला व पखावज की एक बंदिश होती है और यह एक आवर्तन या उससे भी कम की होती है। मोहरा और मुखड़ा आपका एक आवर्तन से ज़्यादा का नहीं होता, लेकिन हाँ कम का हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका 16 मात्रा का तो वो आपका 8 मात्रा में आकर के समाप्त कर सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है मोहरा आकार में छोटा होता है या बड़ा होता है? तो मोहरा आकार में छोटा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है मुखड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुखड़े शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुखड़ा मुख शब्द से बना है। मुखड़ा किस शब्द से बना है? तो मुखड़ा मुख शब्द से बना है। जिस प्रकार मुख का भाग छोटा होता है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है, ठीक है, उसी प्रकार तबले में भी मुखड़े का स्थान बहुत विशेष और प्रभावशाली महत्व रखता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है
मुखड़े का संबंध किससे होता है? मुखड़े का संबंध किससे होता है? तो ताल बाधों से लेकर, ठीक है, ताल बाधों में और कंठ में, मतलब आप एक गायन शैली में हो गया, वो कंठ से गाते हैं तो उसे कंठ में, एवं बाध संगीत से। वह गायक और गायन की प्रथम पंक्ति के जिस छोटे भाग को गाकर सम से मिलता है, मुखड़ा कहलाता है। दोबारा सुनिए। इसका पहला तो आपका मुखड़े का संबंध किससे होता है? तो मुखड़े का संबंध आपका ताल बाध से और कंठ से एवं बाध संगीत से होता है। और इसका प्रयोग बाध संगीत में, गायन में, कंठ में कैसे होता है? तो आपका वो आ जाएगा, गायन की जब प्रथम पंक्ति से जिस छोटे भाग को गाकर सम से आकर के मिलता है, उसको मुखड़ा कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन होता है, ताल बाधों पर बजाए जाने वाला कुछ बोलों की प्रभावशाली रचना को हम क्या कहते हैं? ताल बाधों पर बजाए जाने वाले कुछ बोलों की प्रभावशाली रचना को हम क्या कहते हैं? तो उस रचना को हम, जिस रचना को बजा करके बाधक सम से मिलता है, उसको मुखड़ा कहते हैं। दोबारा क्वेश्चन सुनिए। ताल बाधों पर बजाए जाने वाले कुछ बोलों की प्रभावशाली रचना को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा, जिस रचना को बजाकर बाधक सम से मिलता है, उसे मुखड़ा कहते हैं। ये तो हो गए आपके मुखड़े से, मोहरा से, टुकड़े से और गत से बनने वाले प्रश्न। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलती हूँ मैं आपको कल कुछ और नई प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ओके, बाय बाय।